जैसे ही समाजवादी पार्टी आती है, अपराधियों का समाज में एक ऐसा माहौल बन जाता है, चाहे वो गैंगवार हो, चाहे अपहरण हो, ऐसे या गैंगवार जो मुनचुआ है या कच्चा बनियान गिरोह, ऐसे अपराधी समाज में सक्रिय हो जाते हैं। यही अपराधियों की सक्रियता कारण समाजवादी पार्टी सत्ता से फिर गायब हो जाती है। फिर जनता 4-5 साल 10 साल इंतजार करती है कि देखिए हो सकता है समाजवादी पार्टी में कुछ सुधार हुआ हो। लेकिन मुझे भी अभी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि अखिलेश जी इस पर ध्यान देंगे। लेकिन जिस तरह से टिकट बांटने में किया समाजवादी पार्टी ने, उससे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा कि सीख लेनी चाहिए। अगर 27, देखिए ये तो चुनाव भारत का है, दिल्ली का है, जो मेन है उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इनका वही हाल होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भले ही विकास कार्य कम किए हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधार दिया कि अपराधियों को रात में भी योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाई पड़ती है। इसीलिए पिछले 10 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कायम है। लेकिन सोनाली जी, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, अभी अयोध्या की। अयोध्या में लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि मैं क्या कहूं आपसे कि वहां एक महिला पत्रकार खबर कवरेज करने गई थी। एक देवेंद्र पांडे कहीं वहां एसओ है महोदय, वो उसको खबर कवरेज करने के चक्कर में बंद किए, मारे। और वो खबर ये लेने गई थी कि वहां कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा साठ गांठ करके जो बाहर से लोग आते हैं उनको दर्शन कराने में पैसा लिया जाता है। जो पैसा ऊपर तक बढ़ता है लोग वहां कहते हैं। इसीलिए वो हमारी बहन कवरेज करने गई थी और उसको बंद करके मारा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको आज भी वहां तैनात है। तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतें इस सरकार में भी आ रही हैं और यही सब देख करके जनता परेशान हो रही है और बदलने का रुख कर रही है। सवाल तो यही है ना सुनील जी कि दोनों को बढ़त मिलते हुए तो नजर आ रही है, दोनों सरकारें पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है, महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, अभी आपने महंगाई की बात कही, शिक्षा की बात कही। महंगाई का दर अगर हम देखें तो 2 दिन की पहले की बात आपको बताते हैं, कल की बात बताते हैं, दूध के रेट फिर से महंगे कर दिए गए। इसी के साथ बस स्टैंड बसों की अगर हम बात करें तो उनके किराए बढ़ा दिए गए, ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए। अभी सरकार बनी नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गया। टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। जी सुनील जी। हेलो जी अंजलि जी, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। अभी सरकार में आप आए नहीं हैं। हिमाचल की तो आप बड़ी चर्चा करते थे बैठ रखे कि कांग्रेस जैसे ही जीत के आई पेट्रोल दाम बढ़ा दिया। जी अरे कांग्रेस ने तो एक दाम बढ़ाए, आपने तो उत्तर प्रदेश में कितने दाम बढ़ा दिए। दूध क्या आप चाह रहे हैं कि गरीब आदमी दूध वैसे नहीं देख पा रहा? अंजलि जी, जो लोअर क्लास का है वो दूध एक सपना होगा। कुछ दिन बाद बच्चे पूछे दूध कैसा होता है। जब से ये सरकार आई 35-40 रुपए वाला दूध आज 75 रुपए पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया है? एक बार मैं जरूर कहूंगा, भले ही बीजेपी के लोगों को बुरा लग रहा हो, ये बीजेपी गरीब के लिए है और अमीर के लिए है। जो मीडियम क्लास है उससे छीनती है, गरीब को देती है, और अमीर को प्रोटेक्ट देती है, भाग जाओ तुम यहां से। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे जनता का मोह भंग हो रहा है। क्योंकि आप कितना टैक्स लोगे? आप रोड टैक्स भी ले रहे हो, टोल टैक्स भी ले रहे हो। 2 टैक्स तो कहीं जायज नहीं है कि आप रोड टैक्स भी ले रहे हो, टोल टैक्स भी ले रहे हो, वाटर टैक्स ले रहे हो, इलेक्ट्रिक टैक्स ले रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो। कितने टैक्स लादोगे इस देश की जनता के ऊपर? जनता टैक्सों से उब गई है और मीडियम क्लास जो इनका वोटर था अंजलि जी, सॉरी सोनाली जी, वो दिन पर दिन अब भाजपा से अपना किनारा करने में लग गया है। क्योंकि कोरोना के बाद से मीडियम क्लास बहुत गंभीरता से देख रहा था, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आई है फिर लौट करके कुछ तो गठबंधन आएगी सुनील जी। इसका मतलब कि ये जो सारे बातें कही जा रही है, जो सारे दावे किए जाते हैं कि इस सरकार में महंगाई बढ़ गई, इस सरकार में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो वो उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। सरकार की जो नई सरकार बनेगी उससे देश की जनता को राहत मिलेगा, महिला सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। देखिए सरकार क्या करती है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन अनुमान यही सीख लेना चाहिए कि जिस चीज से जनता ने हमको नकारा है वो चीज हम जनता को न परोसे। लेकिन मैंने 75 सालों के बीच में 30 साल से लगभग मैं देख ही रहा हूं कि 30 साल में जो सरकार आती है सत्ता में बैठ पाती है तो फिर न उसको महंगाई दिखाई पड़ती है, न उसको गरीबी दिखाई पड़ती है, न उसको किसान दिखाई पड़ता है, न देश की जनता दिखाई पड़ती है। जब वो विपक्ष में रहता है और विशेषकर जब चुनाव आता है सोनाली जी, तो आपने भी देखा होगा इस गर्मी में बड़े बड़े दिग्गज नेता जनता की चौखट दिखाई पड़े हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सुनील जी, आपको रोकना चाहेंगे। अमेठी से ये बड़ी खबर, जी आपको बता दें के शर्मा जिस पर भरोसा दिखाया कांग्रेस ने, के शर्मा जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं
अमेठी से स्मृति ईरानी को करारी हार मिल रही है। अमेठी से, अमेठी सीट पर लगातार स्मृति ईरानी दावा कर रही थी, राहुल गांधी को ताल ठोक करके चुनावी मैदान में बुला रही थी, लेकिन के शर्मा ने करारा जवाब दिया। स्मृति ईरानी को भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे के शर्मा। किशोरीलाल शर्मा अमेठी सीट से, आपको बता दें 2014 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी हार गई थी, चुनावी मैदान में थी। 2019 में जीत दर्ज किया स्मृति ईरानी ने, उसके बाद 2024 में फिर से चुनावी मैदान में थी, लगातार जीत की तैयारियां भी कर रही थी। जनता को लुभाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह गई के शर्मा। तो के शर्मा बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 50,000 मतों से के शर्मा आगे चल रहे थे। 15 मिनट पहले की आपको हम बात बता रहे हैं, के शर्मा 50,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे थे। अमेठी से लगातार के शर्मा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी से के शर्मा चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे थे। 2019 में स्मृति ईरानी जीत दर्ज कर चुकी है। इससे पहले 50,000 से अधिक मतों से हार गई थी स्मृति ईरानी 2014 में। 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे रही थी और अमेठी सीट को हार गई थी। 2019 में जीत दर्ज किया, 2024 में भी लगातार राहुल गांधी को ललकार रही थी, लेकिन कांग्रेस ने के शर्मा को, गठबंधन ने के शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। अब के शर्मा लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैनल पर वापस आते हैं। सुनील जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गठबंधन एक एक करके अपने गढ़ में आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो रायबरेली से प्रचंड बहुमत के साथ वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। के शर्मा भी लगातार बढ़त बना रहे हैं। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, कन्नौज से वो भी लगातार बढ़त बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो 400 पार का दावा है, ये अब ठप होने वाला है। अंजलि जी, मैं तो सदैव कहता रहा हूं कि 400 पार इस बार नहीं। कई बार भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी हमको टोका और उपहास उड़ाया कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, भविष्यवक्ता हैं। मैंने कहा भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन हम लोग जमीनी हद तक गरीबों से लेके किसानों से लेके सबके बीच में पत्रकारिता करते हैं और जनता का रुझान देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, और वो बातें जब हम चैनल पे आके आप सामने रखते हैं तो आप उसको नकार देते हो। जैसे महंगाई की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। महंगाई पर सरकार, क्या महंगाई है? अरे महंगाई की स्थिति देखो कि दलहन कितना महंगा हो गया, तिलहन कितना महंगा हो गया, और महंगा होने का प्रश्न ये भी है जब आप किसानों सवाल और ये भी है कि क्या भाजपा को घमंड हो गया था 400 पार का, क्योंकि लगातार वो 400 पार की बात कर रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा के मंत्रियों से लेकर के उनके कार्यकर्ताओं को भी यह अहंकार हो गया था कि अब जनता का दिल हमने जीत लिया है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। और जनता ने कहा, इस बात को स्वीकार भी किया। नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज पर देश के सारे धर्म जात के लोगों ने ताली और थाली बजाई। जिस देश की जनता आपकी ताली और थाली बजा रही हो, उसकी थाली में रोटी न रह जाए और गले माताओं बहनों को मंगलसूत्र न रह जाए, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप विदेशियों को इस धरती पे ला करके सोने की थाली में खाना खिला रहे हो, और एक गरीब बाप अपनी बेटी विदा करना चाह रहा है, पायल और एक नथुनी लेने के लिए तरस रहा है। ये हाल स्थिति है सोनाली जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग सबके बीच जाते हैं, लोग सवाल उठाते हैं इस तरह के हैं कि देखिए हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या किया, नरेंद्र मोदी जी कहां पहुंचा दिए। कम से कम मीडियम क्लास के लिए तो आपको सोचना चाहिए। जी सोनाली जी, कुछ करिए आप। जी, ये जो साइलेंट वोटर्स की बात कही जा रही थी लगातार कि महंगाई की मार से जो जनता परेशान है, ये जो साइलेंट वोटर्स है, कहीं ना कहीं पूरा खेल वही बिगाड़ेंगे, और वो पूरा खेल बिगाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैंने आपके चैनल पे कहा था कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा अचंभित करने वाला होगा, और देख लीजिए कि अचंभित हो रहा है। जो उम्मीद नहीं हो रही थी, उस उम्मीद से मैंने तो उत्तर प्रदेश से उम्मीद किया था 25 से 30 सीटें समाजवादी इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, लेकिन उससे ऊपर जा रही है, क्योंकि हम लोग के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। जी जी जी, इससे देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक संदेश है कि अभी भी मौका है आप पास। आप गांव, गरीब, किसान और महंगाई, जैसे आपने भ्रष्टाचार अत्याचार पे नियंत्रण किया है, ऐसे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण कीजिए। जो योजनाएं आप चला रहे हो उनमें आप देखिए वो योजनाएं धरातल पर पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं। सोनाली जी, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बड़ी रोडों को छोड़ करके जो छोटी सड़कें गांव जोड़ने वाली हैं, उन सड़कों में आज भी गड्ढे नहीं भरे हैं। वो गड्ढे खाली फाइलों भर दिए गए हैं।
ग्रामीणों की स्थिति इतनी खराब है कि ग्रामीण अंचल में बीडीओ, सीडीओ, डीएम कोई कार्य ही नहीं करा रहे, पैसा लूट रहे हैं। इसकी जांच अगर योगी जी नहीं कराएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो 27 चुनाव बहुत दूर नहीं है, 3 साल का मामला है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों के लिए गायब हो जाएगी। जी, इसका मतलब सुनील जी ये साफ है कि इस बार जो जनता दिखा रही है कहीं ना कहीं 2027 की आपने बात कही, 2027 में भी यही बहुमत मिलने वाला है इंडिया अलायंस को, अगर वो गठबंधन में रहती है तो, वरना समाजवादी पार्टी को ये बढ़त मिलेगी 2027 में भी। देखिए सोनाली जी, मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में अब एक ही पार्टी बची है जी, वो है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। जी, कोई अब राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जी, कि भारतीय जनता पार्टी का स्वयं इंडिपेंडेंट सामना कर सके। जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर्स जो भी उनके हैं, वो अभी भी अपने साथ खड़े हुए हैं, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। जी, बाकी आप बहुजन समाज पार्टी देख ही रही हैं, उत्तर प्रदेश में एकदम सुपड़ा साफ हो गया, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, और उसकी जिम्मेदार स्वयं मायावती जी हैं। मायावती जी ने कितनी रैलियां की है, और जो प्रत्याशी उतारे गए वो किस तरह के उतारे गए। अगर प्रत्याशी का चयन ठीक नहीं होगा जी, तो निश्चित रूप से कोई पार्टी सोनाली जी चल नहीं सकती है। उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्षेत्र में आप सांसद विधायक कितनी बार जनता में गए। मैंने कौशल किशोर जी के लिए कहा था, शायद अभी रिजल्ट नहीं आया है, मैं दावे साथ कर रहा हूँ कि मोहनलाल सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी। कौशल किशोर जी यानी कि ये दावा भी आप कर रहे हैं सुनील जी कि कौशल किशोर पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन वो इस सीट को हारने वाले हैं, जिस सीट पर वो लगातार कई बार से काबिज हैं। कारण है कि आपने देखा ना उनकी पारिवारिक स्थितियां जो चर्चा में रही, उसके बाद उनका व्यक्तिगत व्यवहार। जिस क्षेत्र में गए हो, मैं अभी एक ही बदेसुआ क्षेत्र पड़ता है, मैं एक रिपोर्टिंग चक्कर में गया था सोनाली जी, वहां के लोग कह रहे थे कि हमने कौशल किशोर चेहरे नहीं देखा है। तो इससे बढ़िया तुम्हारे आर.के. चौधरी हैं, कम से कम आर.के. चौधरी मिलते तो हैं घर से लेके यहाँ तक, ये तो मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। मैं बात करूं इधर बिस्वा बेल्ट की, सीतापुर में महमूदाबाद बेल्ट में थोड़ा सा एरिया आता है सिधौली तहसील का, वहां भी लोग यही कह रहे थे। जब आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं तो जनता आप विश्वास कैसे करेगी। वो तो नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी के चेहरे दो ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में सीटें मिली है, मैं दोनों चेहरों को दिला रहा हूँ। इसका तो कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदवार हैं उनकी गलती का खामियाजा भी उनकी गलती का खामियाजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ को और पीएम मोदी को भुगतना पड़ेगा, है ना सुनील जी। इस बीच आपको 1 मिनट के लिए रोकते हैं, वापस से पैनल पर आते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जी आपको बता दें दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली है, रायबरेली वासियों से माफी मांगा है। जी आपको बता दें रायबरेली से ये बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे, दिनेश प्रताप सिंह 2 बार जीत हासिल कर चुके थे इससे पहले, लेकिन ये बड़ी खबर दिनेश प्रताप सिंह ने खुद से हार स्वीकार कर ली है। रायबरेली वासियों से माफी भी मांगी है दिनेश प्रताप सिंह ने, क्योंकि राहुल गांधी प्रचंड बहुमत के साथ 1.25 लाख वोटों से आगे चल रहे। राहुल गांधी लगातार बढ़त बना रहे रायबरेली से, और लगातार बढ़त बनाते हुए अब दिनेश प्रताप सिंह ने भी बड़ी अपडेट दी है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से सांसद थे और अब हार मान ली है उन्होंने। दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली है रायबरेली से, और रायबरेली वासियों से इसके लिए माफी भी मांगा है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में दिनेश प्रताप सिंह को टक्कर दे रहे थे, रायबरेली से राहुल गांधी 1.25 लाख वोटों से आगे चल रहे। तो ये बड़ी अपडेट आपने देखी, जहां दिनेश प्रताप सिंह ने खुद आगे आकर के हार मान ली है, रायबरेली वासियों से माफी भी मांग ली है, और हार मानते हुए अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। तो पैनल पर वापस आते हैं एक बार फिर से सुनील प्रताप जी, सुनील त्रिपाठी जी, हमारा सवाल यही है कि अब दिनेश प्रताप सिंह ने जैसे सामने आकर के हार स्वीकार की, एक एक करके अब सभी अपनी हार को मान रहे हैं, रायबरेली वासियों से माफी मांगी। क्या वाकई में इंडिया अलायंस इतनी प्रचंड जीत हासिल करने वाली है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद बाकी के और अन्य नेता भी आएंगे और हार मानते हुए माफी मांगेंगे देशवासियों से? देखिए सोनाली जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है जब बीजेपी नेता माफी मांगते हैं। जिस जनता ने इतना विश्वास किया, 10 साल आपको दिए, उस जनता के वादों पे आप खरे क्यों नहीं उतरे? क्या जनता क्षमा कर देगी आप? जिस तरह से प्रचंड बहुमत दिया भाजपा को इस देश प्रदेश की जनता ने, ये कहने में मौका नहीं दिया कि आपके साथ कोई विपक्षी गठबंधन बैठा हुआ है, आप निर्णय नहीं ले सकते हो। आपने जो चाहा, जो निर्णय लिया,
कुछ निर्णय ऐसे ले लिए, देखिए जहां जनता के दिल में चोट पहुंची सोनाली जी, जैसे कांग्रेस के खाते सील करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो वोटर था कांग्रेस से अलग हुआ था उसको भी लगा कि इतना मोदी जी को नहीं करना चाहिए कि चुनाव के वक्त कांग्रेस खाते सील कर दिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी। इस तरह के जो ये मुद्दे आए। दूसरी बात, जो राहुल जी ने एक नई पिच चली, महिलाओं को 8,500 और मुफ्त राशन हम 10 किलो कर देंगे, 5 किलो। ये भी कई गरीब लोगों में, जो गरीब लोग थे उन्हें संदेश दिया। एक सवाल जो गठबंधन ही उठा रहा था, हम उसी सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। गठबंधन एक सवाल उठा रहा था कि ये मुफ्त राशन दे करके देश की जनता को और पीछे करना चाहते हैं, विकास को रोकना चाहते हैं, डेवलपमेंट नहीं होगा, आगे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दे रहे, रोजगार क्यों नहीं दे रहे, केवल राशन की बात क्यों कर रहे हैं। उसी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। 5 किलो ये दे रहे थे, उन्होंने 10 किलो की बात कर दी। उन्होंने कहा सालाना 1 लाख महिलाओं के खाते में जाएगा, लेकिन रोजगार के बारे में बात नहीं की। ना ही रोजगार के बारे में बात की, ना ही वो फीस कम करने की बात की, जिसके चलते कई युवा ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे। सोनाली, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, सही कह रही हैं आप। इसमें कोई ऐसा दल है जिसकी सरकार ना रही हो, लेकिन जनता क्या करे जी? वो सोचती है हो सकता अब आप सही हो गए हो। इसी विश्वास पर 75 साल इस जनता ने अपने गुजार दिए कि शायद आप चेहरा बदल जाए, कुछ हमको राहत मिल जाए। बिल्कुल सही प्रश्न आपका है कि न कोई जीएसटी पे कह रहा कि मेरी सरकार आ गई मैं टैक्स कम कर दूंगा, कोई नहीं बोल रहा है। न कोई रोजगार कह रहा मेरी सरकार आ गई तो मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा। और जो फीस की आप बात कर रही हैं, जैसे भूमाफिया, शिक्षा माफिया, मेडिकल माफिया हैं, ऐसे एक शिक्षा माफिया भी इस प्रदेश में है जो फीस शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर इस देश को लूट रहा है। जो गरीब वर्ग का लोग हैं उनको विशेषकर मैं सवर्णों की चर्चा कर रहा हूँ। गरीबों तो चलिए आपको थोड़ी बहुत फीस राहत मिल जाती है, जो अगड़ा वर्ग है वो तो सबसे ज्यादा पिस रहा है। उसको न नौकरी में कोई राहत है, न शिक्षा में कोई राहत है, न फीस में कोई राहत है। प्राइवेट कॉलेज चाहे वो मेडिकल के हो चाहे एजुकेशन के हो, जब मर्जी आती फीस बढ़ा देते हैं। पूर्व में भी आपने देखा कोरोना के बाद एक आदेश आया शासन का कि फीस माफ की जाएगी। दिनेश शर्मा जी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री हमारे, और सुबह वो आदेश बदल गया। क्यों बदल गया? इस पे भी लोगों को सवाल उठाना लाजिम था कि शाम को आप आदेश कर रहे हो कि कुछ राहत मिलेगी, सुबह फिर वही हाल है। हर साल शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि आप बात इंजीनियर, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कर रहे हो। कैसे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन पाएंगे जब आपकी फीस इतनी महंगी होगी? एमबीबीएस कराना आज आसान, एमडी कराना आसान नहीं मीडियम क्लास के लिए। अपर तो कोई दिक्कत नहीं, अपर ने ईश्वर बना भेज दिया, उसके सुबह सहयोग आप भी करो। जो मीडियम क्लास है, जो ऊपर बनना चाह रहा है, उसके लिए तो हर तरह की समस्याएं हैं। शिक्षा में आप देखिए हर साल फीस बढ़ा देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि 3 महीने आप नहीं पढ़ाते हो, 3 महीने फीस मत लो। बता दिए कहीं पालन इसका हो रहा है। 12 महीने फीस गार्जियन भुगत रहा है, भाई 3 महीने बच्चे घर पर गर्मी छुट्टी में बैठते हैं। है ना सुनील जी कि लगातार महिलाओं की तो चर्चा की जा रही है, महंगाई की भी चर्चा की जा रही है, साथ ही फीस की और तमाम चीजों की चर्चा की जा रही है, राशन की चर्चा की जा रही है, लेकिन ये सारी चीजों से छुटकारा कैसे दिलाया जाए देश की जनता को, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। एक नजर अगर हम 543 सीटों पर डालते हैं तो 296 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जीतते हुए नजर आ रही है और 228 सीटों पर इंडिया अलायंस है सुनील जी। और इसके साथ अन्य की बात करें तो 19 सीटें जीतते हुए अन्य नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लगातार जो बढ़त बना रही थी इंडिया अलायंस इन 543 सीटों पर, 245 सीटों से ज्यादा इंडिया अलायंस के खेमे में अभी तक नजर आ रही थी, घट करके 228 पर आ गई है। क्या पीछे जा रही है फिर से इंडिया अलायंस? क्या अब कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, इस बार मैंने पहले कहा था कि अच्छे राजनीति विश्लेषक नहीं समझ पा रहे हैं कि ईवीएम में किसका भविष्य कैद हो रहा है। जनता, वोटर इतना साइलेंट था कि वो कुछ बोला ही नहीं, न मीडिया से बोला। उस दिमाग में जो चीज आई कि हो सकता है कि अब बीजेपी 10 साल हमने देखा है, अब जरा कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को भी देख लें। तो हालांकि अभी भी हमको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, लेकिन जिस तरह से माहौल आ रहा है मैं दावा नहीं कर सकता हूं। अभी भी बहुत तुम भविष्य ईवीएम में बंद है, और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बन सकती है। तो अब इस समय लड़ाई कांटे की दोनों पार्टियों में है, दोनों का भविष्य कुछ घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। और अंजलि जी, सोनाली जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि अगर
इंडिपेंडेंट बीजेपी सीट नहीं ला पा रही है, मतलब 250 के लगभग अगर बीजेपी नहीं आ रही है तो बीजेपी में भी गठबंधन में भी तोड़ हो सकता है। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। जो आज दिखाई पड़ रहा है कि नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी में भी बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती है अगर 250 लगभग सीटों को नहीं पहुंच रही है। ये हमारा अपना बड़ा दावा किया आपने कि जो एनडीए के साथ गठबंधन में है, अगर 250 सीटें क्रॉस नहीं करती है तो वहां पर भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, यहां से भी उलटफेर हो सकता है, यानी कि अभी भी मौका है जिन्हें जाना है वापस वो इंडिया अलायंस की तरफ वापस चला जाए। इस तरह ये जी सुनील जी वापस भी अगर हम जी ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मौका तो है, लेकिन अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। पिक्चर अभी 2-2.5 घंटे बाद देखिए 1 बज रहा है, 4 बजे तक मेरा अनुमान है कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आज की रात जो है कयामत की रात है। कौन कहां जा रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कैसे बन रही है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि 250 सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो कोई बात नहीं है, और इससे कम पे आती है तो जो साथ बैठे हुए दल हैं, सत्ता के लिए आदमी क्या नहीं करता है। आप देख रही हैं कि सत्ता के लिए राजनीतिक दल नियम धर्म सब तोड़ देते हैं। वही दूसरी पार्टी में होता है तो चोर है, हमारी पार्टी में आया तो इमाम शहंशाह है। ऐसे भी लोगों को देखने मिला है, चाहे वो जो राजनीतिक दल हो। तो यहां भी ये कहा नहीं जा सकता कि अगर बीजेपी कमजोर नजर आती है तो इंडिया गठबंधन की तरफ भी लोग जा सकते हैं। ये प्रश्न ये समझिए कि भविष्य गर्भ में है। सोनाली जी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, गीत मुझे याद आ रहा है। अगर यही विश्वास आप कायम रखते कि हम सेवा करेंगे आपकी, तो क्या जनता आपको वहां से उखाड़ फेंकती? कभी नहीं फेंकती। इस देश के जैसे लोग मैं मानता हूं विश्व में कहीं नहीं है। भावनाओं पे बहने वाली ये जनता, कोई एक आंसू बहाता तो 4 आंसू बहाती खड़ी होगी, चाहे वो जिस जात धर्म के लोग हो। और जब जनता के बीच में आप जाओगे नहीं, जनता को पहचानोगे नहीं, तो जनता भी जब एक ही मौका मिलता है खाली उसको वोट का, वो भी आपको नहीं पहचानेगी। कई ऐसे विधायक और एमपी हैं जो 3-3 4-4 बार जीते रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सत्ता में रहे चाहे ना रहे तब भी जनता काम करते रहते हैं। तो इसीलिए जनता उनको स्वीकार करती रहती है। आप देखिए जब मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन लगाते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी का हो, चाहे राजनाथ सिंह जी का हो, चाहे योगी जी का हो, जनता दर्शन में जनता क्यों आती है, इस पर कोई मुख्यमंत्री गंभीरता चिंतन करते हैं? आपने जिले में कलेक्टर बैठाया है, जिस जिले से जनता ज्यादा आ रही उस कलेक्टर को सस्पेंड कर दीजिए, उसका प्रमोशन रोक दीजिए। कि अगर आप जनता के साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो जनता उत्तर प्रदेश कोने कोने से मुख्यमंत्री आवास क्यों पहुंच रही है। लेकिन ये सब हम जानते क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं। इसके बावजूद भी राजनीतिक दल जनता के साथ खड़े होने में तैयार नहीं होते हैं। इतनी भीड़, इतनी समस्याएं, जिलों की ये हाल है, कलेक्टर सुन नहीं रहे हैं। सोनाली जी पर सीतापुर है, भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा जिला डूबा हुआ है। कई चैनलों खबरें दिखाई जा रही है कि पंचायती वीडियो और सीडियो कितना लूट रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कहूं पंचायती राज विभाग ऐसा है, गांव से जुड़ा हुआ विभाग है, उस विभाग में 750 करोड़ के घोटाले का वीडियो तो इसका मतलब यही है चल रहा है। और अटल राज ने जांच के आदेश दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप कह रहे हो भ्रष्टाचार मुक्त है, कैसे तो सरकार से नाखुश जनता अब उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ भरोसा दिखाया है। सुनील जी आपका ये भी कहना है कि 2 से 3 घंटे अब बचे हुए हैं और 2 से 3 घंटों में साफ हो जाएगा कि इंडिया अलायंस आ रही है या फिर एनडीए आ रही है, एनडीए की बढ़त नहीं नजर आ रही है। तो सुनील जी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी। आपको बता दें कि लगातार इंडिया अलायंस को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है, एनडीए पीछे होते हुए नजर आ रही है। वहीं रायबरेली की बात करें, हॉट सीट रायबरेली को लगातार कहा जा रहा था, अब इस हॉट सीट ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है क्योंकि